तो ये जो है कि असली शिवसेना कौन, असली शिवसेना अगर तय करनी है जी। तो मेरे पिताजी का फोटो आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? आप मेरे पिताजी का फोटो इस्तेमाल करेंगे, मेरे पार्टी का नाम इस्तेमाल करेंगे, मेरे सिंबल इस्तेमाल करेंगे, और चोरी डकैती कर डकैत कोई बोल नहीं सकता कि मैं असली मालिक हूं। नहीं, उनका कहना है वो असली शिवसेना है, उनका कहना है वो असली शिवसेना है। वो तो अभी उनको अभी सिंबल भी मिल गया, धनुष बाण का सिंबल भी मिल गया, तो उनका कहना है हम असली शिवसेना मिल नहीं गया। वो जैसे एकनाथ शिंदे ने मिंदे, मैं तो उसको मिंदे बोलता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा नाम चुराने की कोशिश की, तो वो जो है मिंदे, मिंदे मतलब उनके बूट चाटने वाला जी। तो उस मिंदे को मैं कहता हूं, अगर आप में दम है तो अपने पिताजी का फोटो क्यों नहीं लगाते भाई? क्यों नहीं लगाते? और आज मोदी जी भी जैसे वो देखते ना भगवान के नाम पे दे दे बाबा, वैसे बाला साहब के नाम पे दे दे रे बाबा, उनको करने की एक क्यों तो आगे बात? ये सब पार्टी आपके पिताजी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि शिवसेना किसी व्यक्ति या किसी फैमिली की पार्टी लेकिन चोर की भी तो नहीं है, डकैत की भी तो नहीं है, चोरों की पार्टी नहीं है मेरी। आपने तो चोरी की, आपने मतलब उन्होंने चोरी की है, और उसके जो लीडर है वो तो मोदी जी और शाह जी है, क्योंकि ये मिंदे ने उनको धन्यवाद दिया है कि धन्यवाद मैं देना चाहता हूं कि आपने मुझे शिवसेना और पार्टी का सिंबल दिया है, तो इसमें सारी बातें साफ है। तो क्या ये चुनाव तय करेगा कि चोर कौन और पुलिस कौन, क्या असली शिवसेना कौन या नकली शिवसेना कौन? क्योंकि आप पर इल्जाम ये भी लगाया कि नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था नकली संतान, तो आप मुझे कह रहे हैं क्या ये चुनाव डिसाइड करेगा असली कौन और नकली कौन? बिल्कुल करेगा, और साथ ही साथ मैं कहता हूं कि शिवसेना शिवसेना है जी। अगर शिवसेना में रहना आपको पसंद नहीं है सब कुछ देने के बावजूद, तो फिर आप या तो बीजेपी में चले जाइए या तो आपकी पार्टी निकालिए, लेकिन आप मेरी पार्टी चुरा कैसे सकते हो? लोग तय करेंगे। मैं सही देखो, उनका कहना है मेजॉरिटी एमएलए को मैं ले गया, नहीं छोड़ो, मैक्सिमम एमएलए मेरे साथ आ गए। वो 500 से गए हैं, खोखा लेकर गए। देखो ऐसे है कि असली और नकली बात ही नहीं हो सकती। मेरी पार्टी या मेरा नेतृत्व आपको मंजूर है या नहीं है, या मेरा मंजूर है या नहीं है, वो सवाल है। अगर आप मानते हो कि आपका ही नेतृत्व सही है तो आप नया पार्टी निकालो या तो बीजेपी में शामिल हो जाओ। आप लोगों के मन में भ्रम मत पैदा करो, भ्रम पैदा कर आप पार्टी चुरा रहे हो। अगर कल उठकर आपके घर पर मैं आता हूं आज रात को, क्योंकि इन्होंने रात को ही बात की, आप कहां रहते मुझे पता दे दो जी, चैनल पर दे देंगे तो मेरे पहले कोई और करेगा। आपके घर के द्वार पर मेरा नाम लगा देता हूं और कहूंगा ये मेरा घर है, चलेगा? होगा? नहीं, ये एक तरह से आप नहीं, ये पार्टी घर का मेरी मालिक, ये पार्टी आप उस पार्टी के मालिक है। ये कौन होता है बाहर वाला चुरा के मेरी पार्टी ले जाता है? यही तो आप कह रहे हो ना मुझे। पार्टी के मालिक उद्धव ठाकरे नहीं है। आपको नहीं कह रहा हूं, लोगों के सामने हुआ है जी। और इसके बावजूद जितनी भीड़ इकट्ठा हो रही है मेरे लिए, आज तो उन्होंने मेरे पास क्या है तो भी लोग मेरे पास मेरे सभा में आते हैं। ना ही मैं उनको बिरयानी खिलाता हूं ना कुछ खिलाता हूं, तो भी मेरे लिए आते हैं, रुकते हैं। क्यों? आपने एक बड़ी बात अभी कही और कुछ दिनों पहले भी कही एक सभा में कि अगर जनता, आप मुझे कहिए कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं, अगर जनता मुझे नापसंद करे, यस, तो फिर मैं घर बैठ जाऊंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। बिल्कुल। इसका मतलब बताइए, इसका क्या मतलब? उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मैं रिटायर हो जाऊंगा अगर ये चुनाव में हार जाऊं। नहीं, ऐसे नहीं है। मैंने ये बात कल परसों कही संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर, जिससे मैं कुछ रिश्ता मानता हूँ, हमारा कुछ लगाव है जी, जैसे कोकण के साथ है, हर जगह से है, लेकिन छत्रपति संभाजीनगर ये नाम पहले बाला साहब ने दिया और वो मैंने करके दिखाया जब मैं चीफ मिनिस्टर था। तो उस शहर से, जिले के साथ एक कुछ लगाव है और मुझे ये मैं हजम नहीं कर सकता हूँ कि वहां एक गद्दार चुन कर आया लोकसभा चुनाव में, एक गद्दार जी, जिसके नहीं सुनो। तो मैं लोगों को यही मैंने पूछा कि अरे भाई, क्या मेरा नेतृत्व मैं मंजूर नहीं है आपको? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं? तो आप कहो, मुझे मोदी शाह घर नहीं बिठा सकते, आप बिठा सकते हो। मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता। तो लोगों ने कहा नहीं, आप हमें चाहिए। तो आप भावनात्मक हो रहे थे और कहीं ना कहीं संभाजी नगर में थे, छत्रपति संभाजी नगर में, तो भावनात्मक इमोशनल आप ये कह रहे थे कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखो, मैं इमोशनल हूं और राजनीति में इमोशनल होना नहीं होना अच्छी बात है, नहीं, लेकिन मैं हूं। तो क्या आप कह रहे हैं मैं राजनीति छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे दुख है कि मैं संभाजी नगर में हार गया, मैं कोंकण में हार गया? उसके साथ साथ मैं मेरा वचननामा लेके लोगों के सामने आया हूं, राजनीति छोड़ने के लिए नहीं आया हूं।
जो बात मिंदे भाजपा नहीं कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि आज लोग परेशान है। आप ही तो आपकी बात में खुलेआम सभा में कहा, जो बात आपने मुझे एक क्लिप भेजी थी, आप अमरावती में गए थे किसी एक घर में, हालत बताइए जरा क्या हालत बहुत थी? बुरी है। वही तो मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। एग्जैक्टली, तो यही मुद्दा मैं लाना चाहता हूं और मैं आपका जिक्र करके मैं लोगों को बताता हूं कि राजदीप सरदेसाई जी, आपकी तारीफ की मैंने, तो आपने अमरावती में जाके मैं जनता को बताऊं क्या हुआ। अमरावती में मैं जब गया था, एक परिवार से मिला, महिला के पति ने आत्महत्या की थी। कितना कर्जा था? वो सोयाबीन और कपास करता था, 1 लाख का उसका कर्जा था, उस पर आत्महत्या की। अब सवाल ये उठता है कि ये किसानों के मुद्दे जो हैं, सोयाबीन किसान हो, कपास का किसान हो, वो जो मुद्दे हैं, क्या आपको लगता है इस चुनाव में वो मुद्दे हावी हो गए, या ये जो आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का जो धन है वो गुजरात लूट रहा है, या लुटेरा शिंदे, क्या ये पर्सनल चुनाव है? नहीं, या नहीं, उस औरत की जो पीड़ा है उसको आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं? यस, दोनों है। आपको याद है, आपने उस महिला के साथ बातचीत की, आपने उस महिला के 2 बेटे के साथ बातचीत की। जी बिल्कुल। एक बेटे ने क्या कहा आपको, आप खेती करोगे क्या? हाँ, क्या कहा उसने? मैं नहीं करना। एक बेटे ने कहा मैं करूंगा, क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं है, करना ही नहीं है खेती। नहीं है। हाँ, मैं हमाली करूंगा, कुछ भी करूंगा, तो उसको रोजी रोटी कौन देगा? क्योंकि रोजी रोटी देने वाला उद्योग अगर गुजरात में जा रहे हैं तो वो बच्चा क्या करेगा? तो ये दोनों चीजें जो है वो अहम है। जो बेटा खेती नहीं करना चाहता है लेकिन खेती छोड़कर कुछ भी करना चाहता हूं और उसको करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या वो गुजरात जाएगा? सर, मैं इसलिए ये सवाल, अब आपने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया, इस चुनाव के असली मुद्दे। जो सरकार है महायुति की, वो कहते हैं लाडकी बहन। जहां भी मैं जाता हूं बड़े बड़े पोस्टर लाडकी बहन के देखता हूं, और 1500 रुपए महिलाओं को दिए गए। कई महिलाओं से मिला हूं, वो खुश है। अब क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये गेम चेंजर है? लोकसभा में आप आगे रहे, 30 सीट आप जीते और महायुति 17 जीती। अब विधानसभा में कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर, क्योंकि मार्जिन बहुत कम था परसेंटेज में, ये एकनाथ शिंदे का गेम चेंजर है। इसने उनकी तस्वीर बदल दी है और इससे आप नैरेटिव भी बदल गई है। जो लोकसभा का नैरेटिव था संविधान खतरे में है, वहां से अब हम लाडली बहन तक आ गए हैं। लाडकी बहन। वापस मैं आपको उसी घर में लेके जाता हूं जी। उस बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी, अमरावती बेटे ने। अमरावती क्यों? क्योंकि कर्जा है और पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है। क्या करेगी लाडकी बहन योजना? क्या 1500 रुपया उस घर पर जो कर्जा है वो चुका सकेगी? 1 लाख का कर्जा आप गिनते जाओ, 1.5 हजार, कितने महीने लगेंगे? तब तक इसकी आप ही 3000 प्रॉमिस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 3000 रुपए देंगे, तो एक दौड़ हो गई है। सुनो तो सही। आज जो लाडकी बहन आप जो बोल रहे हैं कि ये नैरेटिव सेट किया है उन्होंने, ऐसा किया है वैसा किया है, लेकिन 1 लाख रुपए का कर्जा कितने 1.5 हजार मिलाएंगे तो वो जाएगा? दूसरी बात, उसके बावजूद स्कूल पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है। तो मैं जो करने जा रहा हूँ, मेरे जो बच्चियां, मतलब महाराष्ट्र की जो बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां, उनको मुफ्त में पढ़ाई का इंतजाम किया गया है, ऐसे मैंने सुना है। नहीं होगा तो भी वो भी मैं करूंगा, लेकिन उसके साथ मैं महाराष्ट्र में जितने बच्चे हैं, जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, उन सारे बच्चों को मैं मुफ्त में पढ़ाई करूंगा। तो उनके ऊपर वो एक टेंशन नहीं रहेगा कि अरे मेरे पिताजी के ऊपर कर्जा है तो मैं पढ़ाई कैसे करूं। नहीं, पर लाडली बहन का खास करके शहरी इलाकों में आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा? अगर महिला को 1500 रुपए मिल रहे हैं, आप 3000 प्रॉमिस कर रहे हैं, उस महिला के जीवन में कम से कम 1500 रुपए आ गए, 2 करोड़ से ज्यादा महिला को बेनिफिट हुआ। इससे एकनाथ शिंदे ने अपनी छवि बढ़ा दी है। लोकसभा में आप कहते थे 50 खोके एकदम ओके है ना, आज भी है, अभी भी है, लेकिन हाँ, अभी आपने बात अच्छी बात कही, 50 खोके एकदम ओके। गद्दार को 50 खोके और बहन को 1500। गद्दारी करे तो 50 खोका मिलता है उसको, और बहन लाडकी बहन है ना तुमची, तो लाडली बहन को 1500 और गद्दार को 50 खोके, तो ये मैच ही नहीं होता है। लेकिन और 1500 से 3000 ज्यादा अच्छा, मतलब कुछ काम में आएगी उसकी बात। और साथ ही साथ जो हमारे रोज के जीवन में 5 चीजें लगती है, खास कर गेहूं, चावल, शक्कर, तेल और दाल, हम किसानों का 1 रुपए का नुकसान होने नहीं देंगे, और उसके साथ ये 5 चीजों के दाम हम अगले 5 साल के लिए स्थिर रखेंगे। तो आप कह रहे हैं एक हाथ से वो दे रहे हैं, दूसरे हाथ से ले रहे हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। दूसरा मुद्दा जो बढ़ रहा है,
इस चुनाव में, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। मतलब क्या है? एक है तो सेफ है, वोट जिहाद। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं वोट जिहाद हो रहा है, इस वजह से एमवीए जीती थी। प्रधानमंत्री के बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स निकले हैं महाराष्ट्र में, एक है तो सेफ है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोगे तो कटोगे। कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति इस बार अपने चरम पर है, उसको आप कैसे मुकाबला करोगे? इनके क्योंकि पास वो कहते हैं आप नकली हिंदुत्व कर रहे हो। सुनो, अभी इससे कोई मतलब नहीं रखता जो आम चुनाव होने जा रहे उससे जी, इससे लोगों की जीवन में क्या राहत मिलेगी। और एक है तो सेफ है, वो मोदी जी के लिए है। मोदी जी कोई अपना कॉम्पिटिटर नहीं चाहते, तो एक है तभी वो सेफ है। दूसरा कॉम्पिटिटर आएगा तो वो सेफ नहीं रहेंगे। अगर और कोई प्रधानमंत्री बनने की इच्छा व्यक्त करेगा तो मोदी जी सेफ नहीं रहेंगे। इसलिए उनका नारा है एक है तो सेफ है। और दूसरी बात ऐसी है कि बटेंगे तो कटेंगे का मतलब क्या है? कौन बटेगा कौन कटेगा? मैं चीफ मिनिस्टर था, कितने लोग काटे गए बताओ मुझे, कितने लोग काटे गए? वो मैं चीफ मिनिस्टर था ना 2.5 साल। बिल्कुल। हाँ, तो मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो दिल्ली जल रही थी, लेकिन महाराष्ट्र में एक भी पत्थर नहीं उठा था। दिल्ली में 2020 के दंगे जो हुए, तो वो छोड़ो, नहीं, हाँ 2020 के, हाँ। बराबर है। तो मेरे महाराष्ट्र तो शांत था। तो वो जहां बैठे हैं वहीं पे ये मामला है, बटेंगे कटेंगे अभी उनकी फटेंगे ऐसी स्थिति हो गई।